स्टीयरिंग सिस्टम का काम क्या है कि वाहन को सड़क चलते समय दिशात्मक स्थायित्व तथा दिशात्मक नियंत्रण प्रदान करना। यह काम किया जाता है स्टीयरिंग व्हील की रोटरी मोशन को पहियों की एंगुलर मोशन में चेंज करके, और ये काम करते हैं बहुत सारे पार्ट्स, स्टीयरिंग के लिंकेज, स्टीयरिंग गियर्स, ये सब कार्य करते हैं। अब उससे आगे भी हम काफी कुछ बातें कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीयरिंग ज्योमेट्री। जो ये स्टीयरिंग यूज हो रहा है यह है एकरमैन स्टीयरिंग ज्योमेट्री। एकरमैन ने इसका विकास किया, एक जर्मन इंजीनियर थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया, उसके बाद उसे पेटेंट किया और फिर उन्होंने ही इसको अपने नाम पर एकरमैन के नाम से फिर ये स्टीयरिंग सिस्टम लागू हुआ। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री का मतलब क्या है? ज्यामिति में क्या होते हैं? ज्यामिति का मतलब होते हैं बहुत सारे कोण। पढ़ा था ना ज्योमेट्री में, तुमने पढ़े होंगे दुनिया भर के एंगल्स। वो एंगल्स अब यहाँ पर जो लगे हुए हैं वो चेसी के सापेक्ष, ये चेसी की एक सेंटर लाइन है, लॉन्जिट्यूडनल सेंटर लाइन, ये फ्रंट साइड है और ये रियर साइड। जिस दिशा में गाड़ी चल रही है वो उसकी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है, और जो उसकी ऊंचाई है वो वर्टिकल एक्सिस है, और जो सड़क के साथ ऐसा वाला एक्सिस आ रहा है, यानी जो एक्सिस इस बोर्ड के अंदर को जा रहा है, जो सड़क की चौड़ाई है वो क्या है? वो लेटरल एक्सिस है। तीन एक्सिस हैं। लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस को एक्स एक्स और वर्टिकल को वाई एक्स, और जो लेटरल है जो अंदर को जा रहा है, जो सड़क की चौड़ाई के अनुसार गाड़ी के नीचे से गुजर रहा है, अंदर से गुजर रहा है, वो कहलाता है जेड एक्सिस। समझ गए? तो इस सेंटर लाइन के सापेक्ष कई एंगल्स कल बताया था, फर्स्ट एंगल। यदि यह वाहन कहीं से किसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो इसकी ये जो फ्रंट एक्सल बीम है वो टेढ़ी हो सकती है, या इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में लोअर आर्म टेढ़ी हो सकती है। जब टायर मैंने बोला था गड्ढे में चला गया नीचे और पूरा वाहन का भार उसके ऊपर पड़ा तो वह आर्म टेढ़ी हो सकती है। उस कारण से सारा अलाइनमेंट जो है वो पूरा का पूरा आउट हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यदि यह किसी खड़े पत्थर पे टकरा गया, किसी भारी चीज पे टकरा गया और इसमें थोड़ा बहुत बेंडिंग आ गई, तो इस कारण से एक सेटबैक पैदा हो जाता है, यानी अगले दोनों पहिए एक सीध में नहीं रहते, बल्कि एक पहिया दूसरे पहिए के थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे रहता है, वो कहलाता है सेटबैक। थर्स्ट एंगल भी और सेटबैक भी दोनों ही दुर्घटना के कारण ही होते हैं। और चलते चलते यदि सस्पेंशन सिस्टम के पार्ट्स बर्नआउट हो जाएं तब भी हो सकते हैं। समझ में आ रही? तो जो व्हील अलाइनमेंट है, व्हील अलाइनमेंट जो मुख्य रूप से डिपेंड करता, निर्भर करता है, वो करता है स्टीयरिंग ज्योमेट्री के ऊपर। अब ये जो स्टीयरिंग के विभिन्न कोण हैं, ये चेसी के साथ, सस्पेंशन पार्ट्स के, स्टीयरिंग लिंकेज के, टायर की वर्टिकल लाइन के साथ, रोड सरफेस के साथ, ये आपस में एक दूसरे का इनका रिलेशन है। ये विभिन्न प्रकार के कोण है। यहाँ पर एक एकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम मैंने यहाँ पर खोला है गूगल से, तो इसमें देखोगे ये पिछले टायर है। कल मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था स्टीयरिंग ज्योमेट्री का, उस समय भी कहा था क्या कि ये चाहे राइट साइड का टायर है चाहे लेफ्ट साइड का टायर है, यह चेसी के एकदम पैरेलल होने चाहिए। पहली, ये आगे से एक सीध में होने चाहिए। चलते समय यह एकदम पूरी तरह से सड़क के वर्टिकल होने चाहिए, सीधे होने चाहिए घूमने से। यदि यह अंदर या बाहर की तरफ को खुले हुए होंगे चलते समय, तब ये अपने अक्ष पर ऐसे अंदर बाहर जाते रहेंगे। ये फेनोमेना कहलाता है टायर वॉन्डरिंग।
क्या कहलाता है, वॉन्डरिंग। ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर सीधा वापस रिस्पॉन्स इसका मिलेगा ड्राइवर को स्टीयरिंग में। इससे स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल दोनों ही प्रभावित होंगी, हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। कई बार टायरों में अनइवन इन्फ्लेशन प्रेशर होने के कारण या फिर टायरों की क्वालिटी खराब होने के कारण जो भी 60 से ज्यादा स्पीड पर स्टीयरिंग व्हील बहुत बुरी तरह से थरथराने लगता है, बहुत बुरी तरह से थरथराने नहीं, हिलने लगता है। वाहन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उस समय स्पीड कम करनी पड़ती है और 30-40 की स्पीड में वाहन को चलाना होता है। ऐसा तब होता है जब किसी ने आगे रबर चढ़े हुए रीट्रेटेड टायर लगा दिए हों और वो टायरों का जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया हो। पहले 177-70 वाला टायर लगा था, उस तरह की रबर मार्केट में उपलब्ध नहीं रही। रिट्रेट करने वाले ने थोड़ा सा पतली रबर लगा दी। जब तक टायर नया है तब तक वो ठीक ठाक चलता है, और जब ये रिट्रेडिंग होती है, रिट्रेडिंग का मतलब टायर के जो ट्रेड हैं वो दोबारा बनाए गए हैं, उनको दोबारा से टायर के ऊपर चढ़ाया गया है। यदि वो प्रॉपर साइज के नहीं होंगे तो फिर उस समय ये प्रॉब्लम आती है। या टायर की क्वालिटी खराब होने के कारण टायर साइड वॉल से फूल जाता है, या वहां पर कट लग गया कोई पत्थर से, या किसी पुल का नक्का निकला हुआ है, या किसी रपटे की जो स्कबर होते हैं सड़क पे ऐसे वाले, उसकी कोई सरिया घुस जाती है, उस कारण से टायर के साइड वॉल कट जाते हैं। वहां पर फिर मैकेनिक क्या कर देता है, अंदर से एक और गेटर लगा के उसे चिपका चुपकू के टायर में को चलने लायक बना देता है, पर उसमें ज़्यादा हवा जब भरी जाती है फिर वो फूल जाता है और चलने में फिर वो वांडेड करने लगता है, जिसका प्रभाव स्टीयरिंग पर पड़ता है वापस, जिस वजह से हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। समझ में आई? इसलिए क्योंकि ये सारे कोण डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहां पर तुम्हें बहुत सारे कोण दिखाई देंगे जो पिछले टायर की बिल्कुल सेंटर लाइन जा रही है जेड एक्सिस पे। यहां पर ये एक पॉइंट है, इसे इंटेस्टेनियस पॉइंट या सेंटर ऑफ टर्निंग सर्कल। ये किसी भी वाहन के टर्निंग सर्किल का सेंटर होता है, और इसके साथ ये कोण बना है। ये फ्रंट जो फर्स्ट लिंकेज का, स्टेयरिंग लिंकेज का पार्ट यहां लगा हुआ है, और ये सेंटर टायर के सेंटर से यहां आकर मिल रहा है, और ये इस टायर का मिल रहा है। एक कोण ये है, एक कोण ये है, इसी तरह से यहां भी कोण है। ये परिधि, इसका रेडियस अलग है, इंटरनल जो अंदर वाला टायर है और बाहर वाले का अलग है। वाहन के टायर चलते समय एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, होने ही चाहिए, साथ ही ये जो पिछला टायर है ये अगले टायर का अनुसरण करना चाहिए। जहां को अगला टायर गया है वहीं को पिछले टायर को भी जाना चाहिए, ताकि हैंडलिंग आसान हो, दिशात्मक स्थायित्व प्राप्त हो, और वाहन को सड़क पर नियंत्रित करना आसान हो। इसलिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है। इनके डिफरेंट कोणों का अध्ययन ही कहलाता है स्टीयरिंग ज्योमेट्री। तो वो विभिन्न कोण कौन कौन से हैं, उनका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। उनमें जो सबसे पहला कोण है वो है कैम्बर। यहां पर एक टायर है, टायर को जब हम ऐसे सामने से देखेंगे तो ये ऐसे ही दिखाई देगा, सिर्फ यही वाला हिस्सा तो दिख रहा है, ये पीछे का तो हिस्सा दिख नहीं रहा, इसलिए ये आगे ये वाला हिस्सा इसका ये टायर है। चलते समय यह सीधा चलना चाहिए, एकदम वर्टिकल, पर यहां पर ये क्या कर रखा है, थोड़ा सा टिल्ट है। ये इसकी सेंटर लाइन है जो रेड एरो से दिखा रखा है इसने, यह अपनी सेंटर लाइन के थोड़ा सा बाहर की तरफ को जब होता है
तब ये कहलाता है पॉजिटिव कैम्बर। यानी अपने वर्टिकल के चाहे अंदर हो या बाहर हो, यह पोजीशन कहलाती है कैम्बर है। समझ में आ गई? टायर अपने वर्टिकल के जो रोड के साथ वो एकदम सीधा लंबवत खड़ा है, इसके सापेक्ष यदि वह अंदर की तरफ को झुका है या बाहर की तरफ को निकला है, ये दोनों ही स्थितियां कहलाती हैं कैम्बर। जब ये बाहर की तरफ को झुका होता है तो वो कहलाता है पॉजिटिव कैम्बर, जब यह अंदर की तरफ को झुका होता है वह कहलाता है निगेटिव कैम्बर। इतनी बात समझ में आ गई? फ्रंट व्हील के या स्टीयरेबल व्हील की वह स्थिति जब वह अपने लंबवत अक्ष के अंदर या बाहर की तरफ को झुका हुआ रहता है, यह स्थिति कहलाती है कैम्बर की। जब यह बाहर की तरफ को झुका होता है तो यह कहलाता है धनात्मक कैम्बर या पॉजिटिव कैम्बर। जब यह ऊपर से अंदर की तरफ को झुका हुआ रहता है तो यह स्थिति कहलाती है निगेटिव कैम्बर। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों रखा जाता है? ऐसा इसलिए रखा जाता है ताकि ये जितनी भी एडजस्टमेंट की जाती है, समायोजन किया जाता है, जितने भी ये एंगल्स को इनकी मेजरमेंट की जाती है, उस समय वाहन खड़ा रहता है। और क्योंकि स्टीयरिंग को सेंट्रलाइज करना होता है, स्टीयरिंग व्हील को एकदम सेंटर पे रखना पड़ता है ताकि पहिए एकदम सीधी अवस्था में हो। स्टीयरिंग को लॉक करना होता है, वहां पर लॉक होता है तो उसमें ड्राइवर नहीं बैठ सकता। जितने भी कंप्यूटराइज्ड ये व्हील अलाइनमेंट होते हैं इसमें भी ड्राइवर उतर जाता है नीचे, यानी बिना लोड के एडजस्टमेंट होती है। पर जब वाहन सड़क पे चल रहा होता है तो उसमें ड्राइवर भी बैठा है, पैसेंजर भी हैं और थोड़ा सामान भी है। जब ये सब ड्राइवर भी बैठेगा, को ड्राइवर यानी बगल वाला सीट पर भी कोई बैठ गया, पीछे भी बैठ गए और सामान भी रख दिया, तो भार बढ़ गया वाहन का। भार बढ़ने से सस्पेंशन पार्ट्स दबेंगे, दबते हैं। जब सस्पेंशन पार्ट्स दबेंगे तो वो प्रभाव एक्सल पर या लोअर आर्म पर भी नीचे की तरफ को दबाव डालते हैं। उस दबाव के कारण जब ये बाहर की तरफ को झुका हुआ है तो जब लोग बैठते हैं तो जो सस्पेंशन पार्ट्स के बैठने के कारण जो उसके व्हील ट्रैक में अंतर आ रहा है वह समायोजित हो जाता है और टायर खड़े हो जाते हैं, एकदम सीधे हो जाते हैं। और जब वो पूरी तरह से सीधे हो जाते हैं तो सड़क पे इनका संपर्क, एक छोटा टेबल ले, अच्छी तरह से हो जाता है। टायर का संपर्क सड़क के साथ ऐसे झुका हुआ है बाहर की तरफ को, वर्टिकल एक्सिस से बाहर, ये है पॉजिटिव कैम्बर और ये है निगेटिव कैम्बर। यह बहुत कम होता है, यह अधिकतम 2 डिग्री रखा जा सकता है, अधिकतम। तुम्हारी बहुत सारी किताबों में यह डेटा गलत लिखा रहता है, ठीक है, और उसको ठीक करना हमारा काम है। ये अंदर की तरफ को झुका हुआ है ऊपर से, तो ये कहलाया निगेटिव कैम्बर। यदि ये ऊपरी हिस्सा बाहर की तरफ को है, ये कहलाया पॉजिटिव कैम्बर। पॉजिटिव कैम्बर का मान कितना बताया मैंने? अधिकतम 2 डिग्री। और आजकल का ट्रेंड कुछ अलग है। जब इसमें वाहन में सवारियां बैठी, ड्राइवर बैठा और उनका सामान लदा, तो स्प्रिंग दबती है और उसके दबने से फिर ये पहिया अपनी वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है। समझ में आ गई? अब ये इजीली सड़क पे रोल करता है और इसका संपर्क सड़क के साथ बढ़िया बनता है। जब पहिए का पूरी चौड़ाई में ये सड़क के साथ संपर्क रहेगा तो इसकी राइट हैंड हैंडलिंग कंफर्टेबल रहेगी, आसान रहेगी, स्टीयरेबिलिटी आसान रहेगी, मोड़ों पर वाहन में स्लिप करने की प्रवृत्ति नहीं होगी। टो इन टो आउट ज़्यादा रख देने से फिर
कल भी बताया था कि टो इन का मतलब है आगे से ऐसे अंदर की तरफ को झुकाव, और टो आउट का मतलब है सामने से बाहर की तरफ को। इन दोनों ही परिस्थितियों में टर्निंग में ज्यादा स्टीयरिंग पे प्रयास डालना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ड्राइवर भी थकेगा और यह पहिया स्लिप करेगा, जिस कारण से अंदर या बाहर यहां ज्यादा घिसावट होगी और वो घिसावट भी फेदर लाइक होगी। कैसी होगी? चिड़ियों की पंख की तरफ। और साइड बैक वाली गाड़ियों का तो बिल्कुल भी अलाइनमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है सेटिंग करना। एक तरफ का ठीक चलेगा, दूसरी तरफ का चाटने लगेगा टायर। थर्स्ट एंगल के कारण वाहन सड़क पे डाउन ट्रैक पे चलेगा, टेढ़ा तिरछा चलेगा, थोड़ा सा डायनामिक चलेगा। तो इनको काफी सावधानी पूर्वक चेक करना होता है हर पार्ट्स को, और तब जाकर आगे की समायोजन किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो आज हम देख रहे हैं कैम्बर। ये दो चीजें समझ में आ गई, बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव है और अंदर की तरफ है तो नेगेटिव है। और क्यों रखा जाता है? क्योंकि जैसे ही इन पर वाहन पर भार पड़ेगा तो सस्पेंशन के स्प्रिंग्स जो दबेंगे, दबने के कारण जो ट्रैक में परिवर्तन आ रहा है उसकी वजह से फिर ये जो बाहर की तरफ है तो ये सीधा हो जाता है, या अगर अंदर की तरफ भी झुका है तब भी यह सीधा हो जाता है। So डिपेंड ऑन, यह डिपेंड करता है सस्पेंशन सिस्टम के प्रकार के ऊपर, यह वाहन के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है कि आगे ही इंजन है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो ऐसी कारों में ज्यादातर निगेटिव कैम्बर रखा जाता है, जिनमें इंजन भी आगे है और ड्राइव भी अगले पहियों को दी जा रही है, उनमें थोड़ा सा निगेटिव कैम्बर रखा है। और जिनमें इंजन आगे है और ड्राइव पिछले पहियों को दी जा रही है, जैसे कि एसयूवीज, उनमें पॉजिटिव कैम्बर रखा है। समझ में आ रही बात? अब क्या होता है, जैसे जैसे विकास होता रहा तो ऐसे पता चलता गया बहुत सारी प्रवृत्तियां इन एंगल्स को प्रभावित करती हैं। जब स्टीयरिंग ज्योमेट्री प्रभावित होती है तो उससे टायर लाइफ प्रभावित होती है, उससे फ्यूल इकोनॉमी प्रभावित होती है, उससे राइड एंड हैंडलिंग प्रभावित होती है। समझ में आ गई बात? आजकल हाईवे की स्थितियां बदल गई हैं और गाड़ियां, इंजन में भी सुधार हुआ है, ट्रांसमिशन में सुधार हुआ है, ब्रेकिंग में सुधार हुआ है, फाइनल ड्राइव में सुधार हुआ है, तो जिसकी वजह से वाहनों की गति भी बढ़ गई है। हाईवे अच्छे हो गए और वाहन भी अच्छे हो गए, वाहनों की डिजाइन में, व्हीकल डायनेमिक्स में भी काफी विकास हुआ। व्हीकल डायनेमिक्स मतलब चलते समय वाहन का स्थायित्व, राइड एंड हैंडलिंग, कंफर्ट को बढ़ाने के लिए सस्पेंशन में, हर सिस्टम में सुधार हुआ। इसकी वजह से वाहन ज्यादा स्पीड के, अब जो भी वाहन है क्या है, हाई स्पीड वाहन है, काफी तेजी से चलते हैं सड़कों के ऊपर, देखा है। हाईवे भी खूब चौड़े चौड़े 6 लेन 4 लेन आम बात है, 2 लेन भी है तो सही है, उसमें भी वाहन स्पीड से चल रहा है। तो ये जब वाहन का पहिया अपनी धुरे पर स्पीड से घूमेगा, तो कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी वस्तु जब अपने एक्स के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उससे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है, एक वाइब्रेशन पैदा होता है, जिसके कारण इनमें वबलिंग और वांडरिंग की प्रवृत्ति आ जाती है। इसको रोकने के लिए पहले जो था ट्रेंड, उसमें स्लाइटली कैम्बर को 0 रखा जाता था, अभी कुछ दिन पहले था। परंतु अब ट्रेंड ये हो गया है कि आधुनिक कारों में थोड़ा बहुत निगेटिव कैम्बर रखा जाता है, ताकि हाई स्पीड में जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की तरफ को फैलेगा तो वह सीधा हो जाए। ये एकदम मॉडर्न ट्रेंड। पॉजिटिव कैम्बर में जब वाहन टर्न होता है, जब वाहन को टर्न कर रहे हैं तो एक पहिए के ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा है और दूसरा पहिया जैकअप करने की कोशिश करता है, मतलब उठने की प्रवृत्ति रखता है। इसमें भी कैम्बर बदलता रहता है।
समझ में आ गई बात। तो जो आधुनिक वाहन है उसमें, भारतीय वाहनों में, क्योंकि हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है, इसलिए बाएं पहिए का कैम्बर कुछ और दाएं पहिए का कैम्बर कुछ और रखा जाता है। दोनों अलग अलग होते हैं, वेरिएबल। ठीक है। इसका प्रभाव ये होता है कि जब सस्पेंशन ऊपर की तरफ उठ रहा है तो वह उस समय वाहन का स्टीयरिंग भी कट रहा है, मगर जैसे ही टर्न पूरा हो जाता है ड्राइवर स्टीयरिंग में से जोर कम कर देता है और जो सस्पेंशन सिस्टम वापस दबाव डालता है और वाहन का भार नीचे की तरफ को दबाव डालता है, वो स्टीयरिंग अक्ष पर एक दबाव डालते हैं जिसके कारण स्टीयरिंग व्हील बहुत तेजी से सेल्फ सेंटर हो जाता है और जो पहिया घुमा हुआ था वो भी सीधा हो जाता है। ये कैम्बर का प्रभाव भी है। ये कैम्बर के कारण ही स्टीयरिंग व्हील सेल्फ सेंटर हो जाता है और पहिया भी, कटा हुआ पहिया फिर से सीधा हो जाता है। इसमें दोनों चीजें काम करती हैं, एक गायरोस्कोपिक इफेक्ट और दूसरा कैम्बर इफेक्ट। समझ में आ रही? जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे ये सारी समझ में आ जाएंगी। ये एंगल बनता कहां से है? जब हमने यहां पर बना पहिया सीधा है, ये इसकी सेंटर लाइन है, पर अब हमने इसको पॉजिटिव कैम्बर देना है। अब इसकी सेंटर लाइन ये पहले थी ये, अब बन गई ये जो कोण है ये है कैम्बर। कैसा? पॉजिटिव, क्योंकि यह बाहर की तरफ को झुका हुआ है जैसा यहां पर दिखा, ताकि इस पर जब दबाव पड़ेगा तो फिर ये इस पोजीशन में आएगा। चलते समय यदि यह इस पोजीशन में चलेगा तो यहां पर जो देखोगे तो ये सिर्फ बाहर की तरफ ही घिसावट करेगा पहिए। यदि पहिया ऐसे चलेगा तो फिर ये ऐसे ही घिसेगा। ये कैम्बर आउट होने के कारण ये देख रहे हो, ये साइड से पूरा का पूरा चाट गया टायर, और तभी पता चला कि इसका अलाइनमेंट कराना है। अगर इसे पहले देख लिया होता कि जब ये हल्का सा घिसा था इसी समय अलाइनमेंट करा लिया होता तो ये टायर बच जाता, कुछ ज्यादा दिन चलता। और ये ड्राइविंग प्रैक्टिस, रॉन्ग ड्राइविंग प्रैक्टिस के कारण भी होता है। स्पीड में मोड़ काटने के कारण, मैंने क्या कहा था अभी, स्पीड के कारण कैम्बर चेंज होता रहता है, लोड के कारण कैम्बर चेंज होता रहता है, ब्रेकिंग के कारण कैम्बर चेंज होता रहता है क्योंकि लोड ट्रांसफर करता रहता है। तो ये छोटा छोटा प्रभाव, और बार बार ड्राइवर एकदम स्पीड से ढलान में है और मोड़ों वाला रास्ता है पहाड़ों में, और ड्राइवर बड़ी तेजी से उतार रहे हैं वाहनों को नीचे को, तो उस समय कभी अंदर की तरफ जोर पड़ रहा, कभी बाहर की तरफ जोर पड़ रहा, सवारी अलग से उल्टियां कर रही हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। होता है यहाँ के बस ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर में कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता, तुम कितनी उल्टियां सुल्टियां कर। पर वो ये भी नहीं देखते कि उसका प्रभाव उनके वाहन के टायरों पर भी पड़ रहा है, उस चीज को नहीं देखते। उन्हें एक छोटे से समय बचाने के लिए कईयों की जिंदगी से खेल लेते हैं। ये बात ठीक नहीं है। ये भी कैम्बर आउट होने के कारण ही ये अंदर की तरफ से आ गया। फिर बदली किया बंदे ने, इसको बाहर करके इसको अंदर किया, फिर भी ये कुछ हद तक अपने ड्राइविंग प्रैक्टिस को थोड़ा सा ठीक किया, अन्यथा फिर ये साइड भी इसी तरह से घिस जाती है, ऐसी गंजी हो जाती है करके।
गंजा हो जाना मतलब ये ट्रेड से पूरी तरह से खत्म हो जाना। ये जो बाहर लगे हुए हैं ये ट्रेड हैं, जब टायर आएगा तो नया टायर खोल के तुम्हें दिखाएगा। ठीक है, तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री का पहला कोण मैंने तुम्हें बताया था, कौन सा कोण? सबसे पहले कौन सा कोण बताया? सबसे पहले फर्स्ट एंगल बताया। फर्स्ट एंगल को हमेशा ध्यान में रखना है। फर्स्ट एंगल क्या है? इस सेंटर लाइन के सापेक्ष बनने वाला कोई भी कोण। वो कब बनेगा? जब ये बीम बेंड होगी, टेढ़ी होगी, या सस्पेंशन की लोअर आर्म टेढ़ी होगी, या सस्पेंशन के लोअर आर्म के बुश बेयरिंग्स जो अंदर जो बुशिंग है उसमें मेटल का बुश है वो बेयरिंग का काम कर रहा है, उसके ऊपर भी भार पड़ रहा है, छूट रहा है, पड़ रहा है, छूट रहा है, इतनी गंदगी है, सड़क पे कीचड़ है, धूल है, उसकी ग्रीसिंग नहीं हो पा रही समय से, तो वहां धूल बैठेगी, वो धूल इमरी का काम करती है और वो बुश कट जाता है। इसी तरह से रबर पार्ट्स जो स्टील रीइंफोर्स्ड रबर पार्ट्स हैं उन पर भी कीचड़, धूल, मिट्टी, लुब्रिकेंट, फ्यूल, चीटे, दुनिया भर की चीजें पड़ रही हैं, वह भी बर्न आउट हो जाता है। उस कारण ये सारी की सारी ज्योमेट्री, उस कारण ये थर्स्ट एंगल बन सकता है। वैसे थर्स्ट एंगल बनता है जनरली आमने सामने की भिड़ंत के कारण, या फिर कोई पत्थर जमा हुआ पत्थर पे लोअर आर्म में टकरा गई, या जो फ्रंट की बीम है, एक्सल बीम है, वो टकरा जाने के कारण, दुर्घटना के कारण फिर इस सेंटर लाइन के सापेक्ष कुछ कोण बन जाता है, थोड़ा सा भी, जिस कारण से वाहन सड़क पे चलता हुआ तिरछा चलता है। और वो तिरछा एक कारण और बताया था मैंने तुम्हें, क्या बताया था? कि जब लीफ स्प्रिंग की जो सेंटर बोल्ट होता है, जिस पे लीफ स्प्रिंग सारे के सारे फिट किए जाते हैं, एक सेंटर बोल्ट और उसके नीचे पहले सबसे छोटा पट्टा, फिर उसके बाद बड़ा, ऐसे करके मेन पट्टा ऊपर आता है। इस सेंटर बोल्ट के टूट जाने के कारण भी थर्स्ट एंगल बनता है। इतनी बारीक बारीक चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है। परंतु अलाइनमेंट का जो फर्स्ट है, अलाइनमेंट करने से पहले उस थर्स्ट एंगल को, सेटबैक को, टो इन टो आउट को, कैम्बर को, ये सब चेक भी करना है। लीफ स्प्रिंग के ही सबसे नीचे वाली प्लेट जो होती है वो कास्टर प्लेट होती है, और मैकेनिक ने लीफ स्प्रिंग उतार के नीचे रखी और कास्टर प्लेट भी उसके साथ हटा दी। कास्टर प्लेट की पोजीशन नहीं देखी कि कास्टर प्लेट लगी कैसे थी, आगे की तरफ को झुकी हुई थी या वो पीछे की तरफ को झुकी हुई थी, और फिट करते समय उसको उल्टा फिट कर दिया, तब भी कास्टर एंगल वो फिर उसकी राइट हैंडलिंग में, स्टीयरिंग में फिर आगे उसको प्रभावित करती हैं ये सारी चीजें। अभी देख रहे हैं हम कैम्बर, ठीक है। तो इस तरह से कैम्बर का जो प्रभाव है, कैम्बर का प्रभाव है वाहन का टायर सड़क पे चलते समय वाहन का टायर एकदम लंबवत हो। यदि कैम्बर 0 रख देते हैं, यदि कैम्बर 0 रख देते हैं तो उस समय चलते समय जो वाहन का लोड है वो एक बियरिंग से दूसरे बियरिंग में ट्रांसफर होने लगता है, ट्रांसमिट होने लगता है, जिस कारण से पहियों में वांडरिंग की स्थिति पैदा होती है। इसलिए कैम्बर को 0 नहीं रखा जाता, उसे स्लाइटली -40 मिनट, जो मैं तुम्हें अभी ये बता रहा हूं अपनी टाटा इंडिका का, वो -40 मिनट, 1 डिग्री भी नहीं है, 1 डिग्री से कम है, 40 मिनट रखा गया है। वो टायर मतलब ऊपर से अंदर की तरफ को झुका हुआ है। यही ट्रेंड है आजकल मॉडर्न ट्रेंड में, कैम्बर को 0 ना रखकर और पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना रखकर स्लाइटली निगेटिव रखा जाता है, ताकि वाहन चलते समय वो पहिया सीधा हो जाए और उससे जो टर्निंग के समय वाहन के स्लिप होने की प्रवृत्ति है, मोड़ पूरा हो जाने के बाद भी वाहन बाहर की तरफ को
सरकता जैसा है। जब तुम धीरे धीरे वाहन चलाना सीख जाओगे और फिर जब नया नया सीखोगे तो उस समय तेज भी चलाओगे। इसलिए ख्याल रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, वहाँ मोड़ों पर वाहन को नियंत्रित गति पर चलाएं। समझ में आ रही है? मोड़ काटते, ज्यादा स्पीड में मोड़ काटोगे तो पूरा का पूरा वाहन बाहर की तरफ को स्लिप हो जाता है और इसमें दुर्घटना की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी तो वह कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसी कारण पहाड़ों में दुर्घटना होती है, ओवर स्पीड के कारण। टर्नों पर स्पीड कम होनी चाहिए ताकि पहिया घूमता भी रहे और टर्न भी पूरा कर ले। इसीलिए स्टीयरिंग को, ताकि ये व्यवस्था सही हो तो उसके लिए पहले ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, हल्की रिटार्डेशन करनी पड़ेगी, वाहन की स्पीड को डिसलिरेट करना होगा, कम करना होगा, तब स्टीयरिंग भी सही काम करेगा। इसीलिए स्टीयरिंग और ब्रेक को वाहन के कंट्रोल सिस्टम का पार्ट बोला गया। वाहन को नियंत्रित करने का जो एकमात्र साधन है, एकमात्र सिस्टम है, वो एक नहीं है बल्कि दो सिस्टम है, स्टीयरिंग एंड ब्रेक। पर इनसे रिलेटेड दूसरा सिस्टम है, वो है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम में किसी तरह की खराबी आने के कारण स्टीयरिंग प्रभावित होगा और वाहन का जो नियंत्रण है वह भी प्रभावित होगा। So it's enough for the day. Have a great day.